तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज हुई एक इंडियन साई-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बैदा, जिसको डायरेक्ट किया है पुनीत शर्मा जी ने और लिखा है सुधांशु राय ने। और ये मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है और ये आपके नजदीकी सिनेमा घरों के अंदर लगी भी हुई है, तो जल्दी से जाकर मूवी को देखिए, सपोर्ट कीजिए। अब फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और सबसे बड़ी बात कि जो मूवी देखने में मजा आता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में उतना डीपली बताया नहीं जा सकता। और यहाँ पर पिशाच के रूप में सौरभ राज जैन जी भी हैं, तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और भाई मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया है वनीता अली नरे का इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को। इनकेस आपने मिस कर दिया यार, जाकर देखो, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में मिलेगा, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत पुराने समय में कुछ सैनिकों को दिखाने से होती है, जहां पर एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। अब अचानक से उस आदमी को अपने सामने किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुद को छुड़ाता हुआ उसकी तरफ भागकर एक स्टोरेज एरिया में पहुंच जाता है। और वहां पर भी एक आदमी बंधा हुआ था जिसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। उसकी हालत देखकर वो कैदी उसको पानी पिलाता है और वहीं पर छुप जाता है। अब अगले ही पल वहां पर सारे सैनिक आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में रामनाथ पर आती है, जो कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के एक गांव सिरार में अपने काम से जा रहा था। रामनाथ ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम किया करता, लेकिन इससे पहले उसका पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। वो इंटेलिजेंस का एक एजेंट हुआ करता था, जो कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जान से मारने का काम करता। अब वैसे तो वो काफी खतरनाक व्यक्ति था और अपने हर मिशन को परफेक्टली करता था, लेकिन रिसेंटली उसके काम की वजह से उसको उसके द्वारा मारे गए लोगों के सपने आने लगे थे, जिससे ही परेशान होकर उसने अपने काम को छोड़ दिया। जिसके बाद ही वो इस ट्रैक्टर कंपनी के अंदर सेल्समैन का काम कर रहा था। अब जिस जीप के अंदर वो बाकी सवारियों के साथ जा रहा होता है, उसका ड्राइवर उसको पंकठा गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल के एरिया में छोड़ देता है, क्योंकि उससे आगे अंधेरा और कोहरा होने की वजह से वो गाड़ी लेकर आगे नहीं जाने वाला था। अब रात में वो रामनाथ से पंकठा गांव के पंचायत के घर में रुकने के लिए कहकर सुबह सिरार जाने की सलाह देता है। रामनाथ के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो पंकठा की तरफ जाने लगता है, पर ड्राइवर ने असल में उसको सही से बताया ही नहीं था कि उसको जाना कहां पर है, जिससे इवेंचुअली रामनाथ रास्ता भटक जाता है और जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। जंगल में उसको अजीब सी आवाजें आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि उसको जाना कहां पर है। वो आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसको जंगल के बीचों बीच एक बॉनफायर जलती हुई दिखाई देती है, जहां पर जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जिसको गांव के लोग पिशाच कहते थे। और पिशाच अभी बैठकर यहाँ आराम से सारंगी बजा रहा था और उसकी बातों से कोई भी पहचान सकता था कि वो एक कवि है। रामनाथ उससे पंकठा गांव की लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर पिशाच उसे बताता है कि पंकठा गांव तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। जिसको सुनने के बाद वैसे तो रामनाथ के होश उड़ गए थे, लेकिन अभी वो वहां से जाने लगता है। अब जाते हुए वो पिशाच से जानने की कोशिश करता है कि वो इतनी रात में अकेले जंगल में क्या कर रहा है, लेकिन पिशाच का यही कहना था कि वो वहीं पर रहता है। अब पिशाच ने रामनाथ को गांव की तरफ संभल कर जाने के लिए कहा था। जंगल के अंदर रामनाथ को अभी अजीब सी आवाजें भी आ रही थी और अचानक से वो गिर जाता है। इवन उस समय आसपास का माहौल भी एकदम से लाल लाल सा हो गया था। तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है, जिसने अजीब ढंग से चलते हुए रामनाथ के ऊपर हमला कर दिया था। अब जैसे तैसे बचकर रामनाथ उसको धक्का देते हुए फिर से एक बार पिशाच के पास पहुंच जाता है, जो कि उसको यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था कि रामनाथ ने जरूर कोई जानवर देखा होगा, जिसको उसने इंसान समझ लिया। लेकिन रामनाथ को अच्छे से पता था कि उसने एक इंसान को ही देखा था और रामनाथ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो गांव में जाए कैसे। लेकिन पिशाच उसको रात में उसके घर पर रुकने के लिए कहता है, जो कि पास में ही था। और पिशाच के कहने के हिसाब से राहगीर यानी कि यात्री अक्सर वहां पर आकर रात में रुका करते थे और वहां पर रुकने की अच्छी व्यवस्था भी थी। इस पर रामनाथ मानते हुए पिशाच को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाच के लिए वो कागज के टुकड़े किसी काम के नहीं थे। वो बस रामनाथ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब रास्ते में रामनाथ नोटिस करता है कि पिशाच का पैर एक पत्थर से टकराया था, लेकिन वो गिरता ही नहीं है, बल्कि पत्थर के आर पार चला जाता है, जिससे रामनाथ समझ गया था कि पिशाच असल में कोई एंटिटी है। पर अब क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रामनाथ बस चुपचाप उसके पीछे चलता रहता है। घर के बाहर पहुंचने पर एज अ व्यूअर हम पिशाच की ब्लैक डिमोनिक आइज को भी देखते हैं, जिसके अगले ही पल वो कुछ चैंटिंग करता है, जिसके बाद रामनाथ को अपनी झोपड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है। और रामनाथ इससे काफी शॉक्ड रह गया था, क्योंकि पिशाच ने उससे कहा था कि वहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था थी, पर वो उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर आ गया था। पर अभी रामनाथ कुछ ना कहते हुए अंदर जाकर वहां पर रखी हुई कुछ पुरानी पेंटिंग्स को देखता है, जिसके अंदर सैनिक जो थे वो लोगों को एक पेड़ के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे।
साथ ही साथ वहाँ पर कुछ अंग्रेजी सैनिकों की डॉल्स भी रखी हुई थी, जिससे कि रामनाथ को पॉजिटिव वाइब नहीं आती। अब वो रात में जागने का ही फैसला करता है। झोपड़ी के सारे ऑयल लैंप जलाने के बाद जब वो बाहर देखता है तो अभी भी बाहर पिशाच खड़ा हुआ था, जिसको देखकर रामनाथ को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन पिशाच तब उसके सामने ही वहाँ से चला जाता है। खैर, अब रात में जब झोपड़ी में ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठकर रामनाथ अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर 1940 के समय में पहुंच गया था, जहां पर वो जेल के अंदर बंद होता है और सैनिक उसको फांसी की सजा देने के लिए लेने आए थे। रामनाथ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था, और उसे शुरुआत में तो सब कुछ प्रैंक लग रहा होता है, लेकिन सैनिक उसको फांसी लगाने के लिए ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने रामनाथ को पेड़ से बांध दिया था, क्योंकि ऑलरेडी अभी किसी और को भी फांसी दी जा रही थी। तभी अचानक से रामनाथ को वहीं पर स्केचिंग करते हुए पिशाच दिखाई देता है, और रामनाथ उससे जानना चाहता था कि वो पिशाच की झोपड़ी से अचानक इस समय पर कैसे आ गया, लेकिन पिशाच उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए रामनाथ खुद को छुड़वाकर जैसे तैसे पिशाच की तरफ भागता है, और जैसे ही वो पिशाच का हाथ पकड़ता है वैसे ही अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर एक खेत में आ गया था। पर होता यह है कि उसके सीधे हाथ पर एक नीला सा निशान बन गया था, क्योंकि उसी हाथ से उसने पिशाच को छुआ था। अब रामनाथ को यह बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो उस झोपड़ी से पहले तो 1940 के समय में पहुंच गया और बाद में अचानक से इस खेत में, मगर ये सब हुआ कैसे। वो चलकर पास में बैठे दो लोगों के पास जाकर उन्हें बताने लगता है कि पिछली रात जंगल में वो एक आदमी से मिला था, और ये बात सुनते ही वो लोग तुरंत ही अहिल्मा का नाम चिल्लाकर भागने लगते हैं। तब पास में मौजूद गोलू नाम का एक आदमी सब कुछ देखकर रामनाथ के पास आता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि रामनाथ ने उन दोनों को ऐसा क्या बताया कि वो अहिल्मा दीदी का नाम लेकर भागे हैं। अहिल्मा असल में गांव में झाड़ फूक तंत्र मंत्र करा करती थी। रामनाथ तब गोलू को भी रात के हादसे के बारे में बताता है, जिसको सुनकर गोलू उसको अहिल्मा से मिलने का सजेशन देता है, क्योंकि सच में पिछली रात जिससे भी रामनाथ मिला था वो इंसान तो नहीं था। अहिल्मा से मिलकर रामनाथ जब उसको सब कुछ बताता है तो उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में रामनाथ दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो कि उस पिशाच की दुनिया से जिंदा वापस आया है, वरना जो लोग भी उसकी दुनिया में जाते हैं अगले दिन खेतों में उनकी खाली लाश मिलती थी। रामनाथ को ये बात भी पता चलती है कि पिशाच असल में 1940 के समय में इसी गांव के जंगल के पास ही अपनी झोपड़ी में रहा करता था, और वो एक क्रांतिकारी और एक कवि भी था, जिस वजह से वो लिखकर लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़काया करता था। बचपन से उसने काफी किताबें लिखी थी और उसके पास सच में काफी ज्यादा नॉलेज थी। वो पुनर्जन्म, भूमिक विज्ञान और एनर्जी की थ्योरीज के ऊपर रिसर्च करता था, और अपनी कुछ थ्योरीज के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक दिन वो जर्मनी चला गया, जिसके बाद जब वो वापस आया तो पूरी तरह से बदल गया था। लोगों का मानना था कि उसको सुपर नेचुरल शक्तियां मिल गई थी, क्योंकि वो बस हाथ के एक इशारे से किसी भी इंसान की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता था, जिससे लोग उससे काफी डरने लगे थे, और ऑफिसर्स भी आसानी से उसके पास नहीं आया करते थे, क्योंकि सबको यही लगता था कि वो काली शक्तियों की चपेट में आ चुका है। अब लोग उससे इतना ज्यादा डरने लगे थे कि उन्होंने उसके बारे में ब्रिटिशर्स को खबर कर दी और ऑफिसर्स ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब वो अंदर गए तो वहां पर उनको पिशाच मिला ही नहीं, और वहां पर थी तो बस खून से सनी हुई एक कुर्सी। अब ये कहा जाता है कि पिशाच अपनी बनाई गई दुनिया में चला गया, और तब से हर साल के कुछ ही दिनों पर वो दिखाई दिया करता, और जब भी वो दिखाई देता उस दौरान किसी न किसी की मृत्यु जरूर होती। वो रामनाथ को भी जान से मारने के लिए ही अपनी दुनिया में लेकर गया था, पर रामनाथ उसको टच करके वापस आ गया। अहिल्मा जब रामनाथ के हाथ पर उस नीले निशान को देखती है तो वो उसको बताती है कि रामनाथ को फिर से उस दुनिया में 48 घंटों में जाना पड़ेगा और वहां से अपनी आत्मा के टुकड़े को वापस से लेकर आना होगा। असल में जब रामनाथ पेड़ के पास बैठा हुआ था और पिशाच उसकी ड्राइंग बना रहा था, उस समय पर पिशाच ने रामनाथ की आत्मा के एक हिस्से को उस पेड़ से बांध दिया, जिसको 48 घंटे में रामनाथ को कैसे भी करके वापस लेकर आना पड़ेगा, वरना उसकी बॉडी धीरे धीरे नीली पड़ जाएगी और उसकी मृत्यु होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर रामनाथ पिशाच की दुनिया में चला गया था तो वो वहां से वापस कैसे आया। अब अहिल्मा के हिसाब से इसके बारे में खाली हेमंत को पता हो सकता था, क्योंकि वही रामनाथ के अलावा वो दूसरा इंसान है जो कि पिशाच की दुनिया से निकलकर बाहर आया था। लेकिन हेमंत जब से बाहर आया है तब से आधा पागल सा हो चुका है, इसलिए गोलू रामनाथ को हेमंत के पास लेकर जाने के लिए मना करता है, पर क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था इसलिए रामनाथ हेमंत के घर पर चला जाता है, जहाँ जाकर जब शुरुआत में वो हेमंत को आवाज लगाते हैं तो डर के मारे वो बाहर नहीं आता, पर बाद में जब उसे प्यार से बुलाकर पिशाच के बारे में उससे पूछा जाता है तो शुरुआत में तो वो थोड़ा सा कतराता है, लेकिन उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में पिशाच की दुनिया में एक ओम नाम का इंसान भी है, जिसने ही हेमंत की मदद करी थी। असल में फांसी से पहले जब हेमंत को सोल्जर्स नहलाने के लिए लेकर गए थे तब ओम ने उसको फांसी के टाइम पर बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा था,
अब हेमन ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा, जिससे कि उसकी फांसी का वक्त बढ़ गया था और सोल्जर्स ने उसको वापस से काल कोठरी में डाल दिया, जहां से रात में ओम ने आकर हेमन को बाहर निकाला और उसको एक धातु का टुकड़ा और एक मंत्र दिया। मंत्र को पढ़ने के बाद उसको मेटल के टुकड़े को मुंह में रखकर पास के कुएं में कूदना था, जिसके बाद ही वो वहां से निकल सकता था। और फिर ऐसा ही होता है, जैसे ही मंत्र को पढ़ने के बाद हेमन उस धातु के टुकड़े को मुंह में रखकर कुएं में कूदता है, वैसे ही कुएं के अंदर एक पोर्टल बन गया था, जिससे कि हेमन वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। वो मंत्र असल में पोर्टल को खोलने के लिए ही था। ओम ने हेमन को बहुत ज्यादा शॉकिंग बात भी बताई थी कि पिशाच हेमन को पहले भी फांसी पर लटका चुका है। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में सब जानने के बाद रामनाथ और गोलू वहां से जाने लगते हैं, यानी कि हेमन के साथ वो वाली चीज नहीं हुई थी कि उसकी आत्मा का टुकड़ा उस दुनिया में नहीं फंसा था। खैर, अब रास्ते में रामनाथ गौर करता है कि हाथ के ऊपर पड़ा हुआ नीला निशान बढ़ता जा रहा था। तभी रामनाथ को लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अब वो गोलू को अहिल्मा के पास जाने के लिए कहकर खुद पीछा करने वाले इंसान की तरफ भागने लगता है, जो कि उससे अजीब सी ही बातें कर रहा था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर पिशाच या फिर कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो। खैर, अब रामनाथ ने जैसे तैसे करके उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन वो रामनाथ की आंखों में कुछ फूंक कर वहां से भाग जाता है। अब रामनाथ तब वापस से अहिल्मा के पास आ चुका था, जहां पर इस बार अहिल्मा उसको पिशाच की दुनिया और उसको किस तरह से खत्म करना है वो बताती है। पिशाच ने 1940 के समय में अपनी दुनिया बनाई थी और वो उस दुनिया से कभी भी प्रेजेंट टाइम में आ सकता था, और अगर उन्हें पिशाच को हराना था तो उन्हें किसी भी हाल में उसकी दुनिया, जो कि एक पॉकेट डायमेंशन है, उसको खत्म करना पड़ेगा, जिससे पिशाच फिर से 1940 की टाइमलाइन में चला जाएगा और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन अहिल्मा को ये पता नहीं होता कि उस पॉकेट डायमेंशन को खत्म कैसे करेंगे। लेकिन जब रामनाथ उस पॉकेट डायमेंशन में जाता तो अहिल्मा विराट योग अवस्था में बैठने वाली थी, जिससे कि रामनाथ को कोई ना कोई फायदा तो जरूर होता। अब रामनाथ रास्ते में गोलू के फोन को मांगकर अपने एक दोस्त डॉक्टर शेखावत को कॉल करता है, जो कि असल में एक बहुत खतरनाक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। और अभी वो एक 600 साल पुरानी गोस्टली लैंग्वेज को समझने के साथ साथ एक आदमी को कोई दवाई पिलाकर उसके अंदर से एक पिशाच को निकालने की कोशिश कर रहा था। रामनाथ का कॉल आने पर डॉक्टर शेखावत जब उसके बारे में सब जानता है तो शेखावत उसको ये समझाता है कि असल में पिशाच के पास में तंत्र साधना और साइंस दोनों की नॉलेज है, जिनको ही मिलाकर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने खुद का डायमेंशन बना लिया और इसलिए उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वो उस पॉकेट डायमेंशन को खत्म करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि लाइट और साउंड के सोर्स को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि पिशाच ने उसकी मदद से उस पॉकेट डायमेंशन को बनाया होगा। और वैसे भी जो चीज एक्वायर करी जाती है उसका कोई ना कोई सोर्स जरूर होता है, इसलिए अगर ऐसे में रामनाथ लाइट और साउंड के सोर्स को ढूंढकर उन्हें खत्म कर सकता है तो डायमेंशन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली होती है, मतलब कि लाइट का सोर्स, और मैग्नेटिक एनर्जी साउंड का सोर्स, इसलिए उसको स्पीकर्स में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। और इस बारे में हमें कहानी की शुरुआत में ही इंडिकेशन दिया गया था। रामनाथ ने जब पहली बार पिशाच को देखा था तो पहले उसको लाइट दिखाई दी थी और पिशाच के पास जाने पर वहां उसको पिशाच सारंगी बजाते हुए दिखाई दिया। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के खिलाफ शेखावत रामनाथ से कॉपर मेटल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और ओम ने जो मेटल हेमन को मुंह में रखने के लिए कहा होगा वो भी पक्का कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास नहीं हो सकती। साथ ही साथ शेखावत रामनाथ को कुछ सामान की लिस्ट भी भेजने वाला था, जिससे रामनाथ एक एनर्जी बॉल बना पाएगा, और जब उसका आमना सामना पिशाच से होगा तो उस एनर्जी बॉल की मदद से उसकी शक्तियों को वो थोड़ी देर के लिए बांध सकता है। पिशाच के डायमेंशन में सबसे जरूरी बात ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर मौजूद सारे इंसान 24 घंटे के अंदर अपनी याददाश्त को भूल जाया करते थे और सब एक तरह से लूप में चल रहा था। यही रीजन था कि उन सैनिकों को हमेशा बस लोगों को फांसी पर चढ़ाना होता था, और उनको जो कोई भी कैद में दिखता था सुबह सुबह वो आकर उसको फांसी पर चढ़ा देते थे, क्योंकि उनकी याददाश्त ही बार बार रीसेट हो जाया करती। इसलिए अब तक जितने भी लोगों को वो लोग खत्म कर रहे थे उन्हें सैनिकों ने जानने की भी कोशिश नहीं करी थी। खैर, अभी गोलू की मदद से सारे सामान को लेकर रामनाथ उस झोपड़ी के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन गोलू इस पर मना कर देता है। पर जब रामनाथ उसको 10,000 रुपए का लालच देता है तो गोलू तुरंत इस पर मानते हुए रामनाथ के साथ रात के समय उस झोपड़ी में चला जाता है। झोपड़ी के अंदर जाने पर रामनाथ गोलू को अंदर लेकर जाता है और उसे रामनाथ के पास में जाते ही झोपड़ी में रखी चेयर को जलाने के लिए कहता है, और गोलू भी इस पर मान गया था। और रामनाथ वापस से चेयर पर बैठकर पहुंच जाता है सीधा पिशाच के डायमेंशन में, और शुरुआत में भी यही हुआ था, जहां पर इस बार वो जेल में ना होकर उसी पेड़ से बंधा हुआ था जहां पर पिशाच ने पेंटिंग करके उसकी आत्मा को वहीं से बांध
दिया था। वहीं गोलू ने उसके जाते ही चेयर को झोपड़ी के बाहर ले जाकर उसमें आग लगा दी। अब रामनाथ के सामने अभी पिशाच भी था, जो कि उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, जैसे मौत के पास आकर कैसा लग रहा है, पुरानी कोई बात या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश है, क्या करना था क्या नहीं करना था। और असल में ये सब जो होता है ना, वो पिशाच की रिसर्च का ही हिस्सा था। अब पिशाच की बातों से हम ये जान पाते हैं कि इस बार वो रामनाथ को तीसरी बार फांसी पर चढ़ाएगा। ये सुनकर तो रामनाथ के होश उड़ जाते हैं और बस पिशाच सब नोट करके वहां से निकल जाता है। अब आगे जब सैनिक आकर रामनाथ को खत्म करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो रामनाथ इस बार बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे कैदियों ने उसको फिर से प्रिजन में डाल दिया था और यही सेम चीज उसको हेमंत ने बताई थी। अब रात में रामनाथ की मदद करने के लिए ओम आता है, जो कि उसको वही मंत्र और मेटल दे रहा था, लेकिन रामनाथ इसके लिए मना करता है क्योंकि वो पिशाच को खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता था। ओम तो रामनाथ की बातों से काफी हैरान रह गया था, क्योंकि रामनाथ को उस जगह के बारे में काफी कुछ पता चल गया था और ऐसे 24 घंटे में सभी की याददाश्त चली जाया करती और वो अपने काम को रिपीट करने लगते थे। और उसे इस डायमेंशन को खत्म करने के लिए यहाँ के साउंड और लाइट सोर्स को बंद करना होगा, क्योंकि इसके बारे में बस ओम और पृथ्वी यानी कि पिशाच उसको ही पता था। इस पिशाच का नाम असल में पृथ्वी है। अब रामनाथ तब ओम के बारे में उससे पूछता है, जिस पर ओम बताता है कि वो भी पृथ्वी की तरह ही एक तांत्रिक था और जब उसे पता चला कि पृथ्वी अंग्रेजों को हराने के लिए ऐसा हथियार बना रहा है जिससे उन्हें अंग्रेजों को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ओम रिसर्च में उसकी हेल्प करने लगा, जिसके बाद पृथ्वी उसको इस डायमेंशन में लेकर आया। अब यहाँ पर आकर उनका मेन मकसद यही था कि वो उस तरीके को डेवलप करेंगे जिससे कि अंग्रेजों से इंडिया को बचाया जा सके। और उसके बाद भी 1940 में वापस से जाकर हिस्ट्री को चेंज करने वाले थे वो, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का इंटरेस्ट जीवन और मौत को समझने के लिए बढ़ने लगा और उसने तंत्र विद्या का सहारा लेकर लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। वो लोगों को इस डायमेंशन में लेकर आया करता था और उनको फांसी पर लटकवा दिया करता, ताकि जब उनका दूसरा जन्म होगा और वो वापस से यहाँ पर आएंगे तो पृथ्वी उनसे ये जान सके कि क्या उन्हें पुनर्जन्म की कोई भी मेमोरी याद है, या फिर जहाँ पर उनकी मौत पिछले जन्म में हुई थी वो सारी चीजें याद है, या फिर यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है। यही रीजन था कि रामनाथ के वापस आने पर पृथ्वी उससे सवाल पर सवाल कर रहा था और उसने ये बात कही भी थी कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, क्योंकि पृथ्वी को वो सच में उसके पिछले 2 जन्मों में यहाँ पर खत्म कर चुका था, जिसको ओम ने खुद देखा था। और इस तरह से काफी लोगों की जान पृथ्वी ऑलरेडी ले चुका था। और जब गांव वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसको पिशाच का टाइटल दे दिया। अब रामनाथ ये जानकर बहुत ही हैरान रह गया था। रामनाथ तब उससे पृथ्वी के मेन ठिकानों के बारे में पूछता है। पृथ्वी इस डायमेंशन में ज्यादातर 2 जगह ही रहा करता था। पहला ज्यादातर अपनी रिसर्च लैब में या फिर जहाँ पर वो तंत्र साधना की प्रैक्टिस करता था, और क्योंकि रात में पृथ्वी तंत्र साधना ही करता था इसलिए सबसे पहले रामनाथ लैब में जाने का फैसला करता है। अब जहाँ पर ओम उसको जैसे ही लेकर जा रहा होता है तभी रास्ते में सैनिक रामनाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि रामनाथ पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था, तो वो बड़े आराम से उन सैनिकों को ढेर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पृथ्वी का पहले रामनाथ के पास भेजा हुआ आदमी आ गया था, जिससे भी रामनाथ को लड़ाई करनी पड़ती है, पर उसको भी वो बड़े आराम से मार डालता है। अब वैसे ही कुछ देर में अपने माइंड से रामनाथ उस साउंड डिवाइस को ढूंढकर बंद कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर अलार्म्स बजने लग गए थे, जिससे पृथ्वी भी साधना से बाहर आकर लैब की तरफ जाने लगता है। और इसी बीच ओम रामनाथ को लेकर साधना स्थल पर पहुंच गया था, जहां पर ओम तो बाहर ही रुक गया था ताकि पृथ्वी के वापस आने पर वो रामनाथ को इशारा कर सके। और रामनाथ अंदर जाकर वहां मौजूद लाइट सोर्स को ढूंढ रहा था। साधना स्थल पर जितने भी दिए होते हैं रामनाथ सबको बुझाना चालू कर देता है, पर तब तक बाहर पृथ्वी आ चुका था, जो कि एक ही इशारे से ओम को खत्म कर देता है और चला जाता है रामनाथ के पास। रामनाथ तब उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पृथ्वी से ज्यादा ताकतवर नहीं था। पृथ्वी ने उसको अपनी शक्तियों से हवा में लटका दिया था और वो खुद इस बार रामनाथ को खत्म करने वाला था। तब रामनाथ उसकी तरफ शेखावत का बताया हुआ एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्मोक बॉम्ब की तरह वर्क तो कर रहा था, लेकिन पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वहीं हम अहिल्मा को देखते हैं, जो कि विराट योग अवस्था में बैठी हुई थी, और जैसे ही उसको फील होता है कि रामनाथ ने एनर्जी बॉल रिलीज करा है, तो वो भी पृथ्वी के डायमेंशन की तरफ एक एनर्जी बॉल रिलीज करती है। अब जैसा कि पृथ्वी के पास साइंस और तंत्र विद्या दोनों की ताकत थी, तो अभी रामनाथ की साइंस और अहिल्मा की तंत्र विद्या की वजह से उसकी शक्तियां कुछ समय के लिए कमजोर होती हैं। इवन अब तक रामनाथ को भी वहां पर मेन सोर्स ऑफ लाइट यानी कि मेन दिया दिख गया था, इसलिए तुरंत ही वो पृथ्वी के ऊपर हमला करता है और तुरंत जाकर उस दिए को बुझा देता है, जिससे कि पृथ्वी तुरंत ही 1940 में पहुंच गया था। और रामनाथ भी पंकटा गांव में जाकर गोलू से मिलता है और दोनों ही सब सही करके काफी खुश थे।
और तब जाकर हम ये बात भी जान पाते हैं कि असल में रामनाथ ने उस कुर्सी को इस वजह से खत्म करवाया था क्योंकि वही कुर्सी रियल वर्ल्ड से पृथ्वी के डायमेंशन में जाने का मीडियम थी, और अगर अब वो कुर्सी इस टाइमलाइन में नहीं थी तो पृथ्वी भी यहाँ पर नहीं आ सकता था। दूसरी ओर 1940 में जैसे ही सैनिक इस बार पृथ्वी के घर में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें पृथ्वी मिल जाता है, और सोल्जर्स के पास उसे खत्म करने के नहीं बल्कि पकड़ने के ही स्पेशल ऑर्डर्स थे। लेकिन वहां पर मौजूद एक सैनिक सबको वहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि पृथ्वी एक पिशाच है, और रूमर्स ये भी थे कि वो खून पीता है। लेकिन तभी पृथ्वी कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, मैं पिशाच हूँ। इतना बोलकर उसने एक ही हाथ के इशारे से सभी सैनिकों को खत्म कर दिया था। अब दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में अचानक से डॉक्टर शेखावत कुछ स्टडी करके घबराते हुए रामनाथ को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर पृथ्वी वापस से 1940 में चला गया है तो वहां पर अब सब कुछ एकदम उनकी सोच के विपरीत होगा, यानी कि अपोजिट होगा। और अब उन्होंने क्या गलती कर दी और क्या उल्टा होगा वो सब तो आने वाले पार्ट में ही जानने के लिए मिलेगा, जो कि फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका सीक्वल आना चाहिए, बट आई बिलीव कि उनकी यही गलती हो सकती है कि उन्होंने पृथ्वी को पास्ट में भेज दिया, क्योंकि रियल पास्ट के टाइम पर पृथ्वी वहां से भागकर अपने डायमेंशन में रह रहा था और तब से वो मुश्किल ही पास्ट में गया होगा। एंड आई बिलीव कि इसी पॉकेट डायमेंशन की वजह से उसकी उम्र भी बढ़ नहीं रही थी, जिससे लोगों को उसकी शक्तियों को फेस नहीं करना पड़ता होगा। वो खाली उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, यानी कि वो खाली प्रेजेंट टाइम से लोगों को पास्ट में लेकर जाया करता और उनको खत्म करता था, वो भी उन लोगों को जिनको वो कई बार खत्म कर चुका है, यानी कि पुनर्जन्म वाले लोगों को, जैसे कि यहाँ पर रामनाथ भी था। इससे पहले रामनाथ को वो ऑलरेडी 2 बार खत्म कर चुका है, वो भी किस लिए? खाली रिसर्च पर्पस के लिए कि लोगों की जो आत्मा होती है उनको नए जन्म में जाने के बाद कुछ याद रहता है या फिर नहीं। इनफैक्ट वो टाइमलाइन भी बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती होगी, खाली वो जो पॉकेट डायमेंशन वाला एरिया था उसके अंदर लोग रिसेट हो जाया करते होंगे। पर क्योंकि अब पृथ्वी के पास उसकी शक्तियां भी हैं और वो पास्ट में भी है, तो सबको उसकी शक्तियों को फेस करना होगा और चीजें रियल टाइम से बिल्कुल अलग होंगी, यानी कि अब एक अलग ही टाइमलाइन बन जाएगी। और बूम, इसी के साथ में बैदा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अब देखो, यहाँ पर जो पृथ्वी था वो पहले एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन साधना करके और साइंस को जोड़कर उसने एक ऐसी चीज बनाई, एक ऐसी पॉकेट डायमेंशन का इजाद किया ओम के साथ मिलकर, जिसके चलते ये दोनों ही लोगों पर रिसर्च कर रहे थे। अब शुरुआत में पृथ्वी का जो मेन फोकस था वो खाली लोगों के ऊपर रिसर्च करने का था कि उनकी आत्मा आने वाले जन्मों के अंदर पिछली चीज को याद रखती है या फिर नहीं। वो खाली यही चीज करा करता था। लेकिन शायद से ओम को ये चीजें अजीब लग रही होंगी, जिसके चलते उसने हेमन की हेल्प करी थी। हो सकता है कि उसने और लोगों की भी हेल्प करी हो। सबसे बड़ी बात है कि उसने रामनाथ की भी हेल्प करने की कोशिश करी थी। लेकिन आई बिलीव कि जैसे ही रामनाथ ने इस पॉकेट डायमेंशन को खत्म कर दिया तो उसके बाद हुआ ये कि जो भी ज्ञान उसने इतने सालों से इकट्ठा किया था वो सारा का सारा अब 1940 के अंदर ही वो इस्तेमाल करने वाला है सबके ऊपर। एंड आई बिलीव कि अब वो सबको मार देगा, वो पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही बदल देगा। क्योंकि जैसा कि ओम ने बताया कि शुरुआत में पृथ्वी का फोकस ये था कि वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहता था, एक ऐसी चीज का इजाद करना चाहता था। लेकिन एंड में आते आते उसका इंटरेस्ट आत्माओं पर और इन पुनर्जन्म वाली चीजों पर चला गया था। लेकिन आई बिलीव कि अब उसका फोकस फिर से वापस से इसी चीज पर आ जाएगा, जिसके चलते अब वो काफी खतरनाक तबाही मचाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो एक पॉकेट डायमेंशन को बना सकता है तो मेरे ख्याल से अब वो वापस से फ्यूचर में, यानी कि जो आज का रामनाथ का प्रेजेंट है वहां पर भी आ सकता था। और अगर ऐसा है तो वो उसको आकर खत्म करने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि उसने उसके एक्सपेरिमेंट में बाधा डाली थी। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अहिल्मा, डॉक्टर शेखावत, इनके लिए भी खतरा हो सकता है। और ये सारी चीजें तो हमको आने वाले पार्ट में ही पता चलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो पिशाच है उसको एक अलग तरह से दिखाया गया है। एंड पहली बात तो यह है कि कभी भी उसको किसी ने पिशाच कहा नहीं, खाली गांव के लोग ऐसा कहा करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से पृथ्वी एक इंसान था जो कि नॉलेज चाहता था, तो उसने साइंस और साधना को मिक्स कर दिया। हो सकता है उसने किसी पिशाच को अपने शरीर में पनाह दी होगी, जिसके चलते उसके पास में सिद्धियां और साधना सब कुछ थी। सो मेरा टेक बैदा फिल्म पर काफी अलग है। यहाँ पर जो पिशाच है वो बिल्कुल टिपिकल पिशाचों की तरह नहीं दिखाया गया, लेकिन अंत में शायद से जो गांव वाले उसको बोला करते थे वो वही बन गया था। और अब जो तबाही आने वाली है उसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह थियोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब देखो, बात करी जाए उस पोर्टल के बारे में, जब हेमन कूद रहा होता है कुएं के अंदर तो एक पोर्टल बनता है। तो असल में वो जो पोर्टल है ना, यानी कि वो सिंबल जो है वो वेरियस मैजिकल ट्रेडिशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो साइन होता है इसके अंदर काफी सारी शक्तियां होती हैं, जिसके चलते फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है, या फिर ये लोगों को आर पार ले जा सकता है, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर के अंदर।
और यही सेम चीज़ हमने होते हुए मूवी के अंदर देखी भी थी, जो कि काफ़ी क्लेवर यूज़ है इसका। बाकी मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर इसको ज़रूर देखिए। एटलीस्ट जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी ये मूवी लगी हुई है, तो आई बिलीव कि आपके वहाँ पर भी ज़रूर लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए